नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक सिविल स्टैप के इस मंच पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आज हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा 9th लेक्चर है आज। आज इस लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे पेंटिंग्स मॉडर्न एरा पेंटिंग्स जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। प्रतिबद्ध सीरीज के बारे में जो बच्चे नहीं जानते उनके बारे में उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिबद्ध सीरीज में हम जीएस 1 2 3 4 चारों के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा जो है आगे 3-4 महीने तक चलेगा और इस प्रोग्राम में हम आपको सभी एस्पेक्ट्स कवर कराएंगे। हम टॉपिक वाइज अप्रोच के साथ चल रहे हैं, जहां हमने हिस्ट्री के कल्चर एस्पेक्ट में अब तक हमने आर्किटेक्चर कवर कर लिया है, स्कल्पचर कवर कर लिया है। आज पेंटिंग्स का तीसरा लेक्चर है, तो आज हम इस पेंटिंग्स का टॉपिक भी जो है ये खत्म कर देंगे। और एक और सीरीज है हमारी सर्वाधार सीरीज, जिसमें हम करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, जिसमें हम पेंटिंग्स का जो है वो तीसरा पार्ट कवर करेंगे। चलो देखो, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स की बात कर लेते हैं। ये एरा मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स का ये 1857 के अराउंड शुरू होता है। और इस पीरियड में कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखें मॉडर्न इंडियन आर्ट में, तो ये हैं। देखो, पहले तो ग्रेटर फ्रीडम दिखाई देने लगी आर्टिस्टिक इनोवेशन में मॉडर्न एरा में। जहां मेडिवल वर्ल्ड में रिलीजियस कस्टम्स और ट्रेडिशंस से बहुत ज्यादा बंधा हुआ था आर्ट, वहां अब उससे थोड़ा मुक्त होने लगा था। तो ज्यादा फ्रीडम और आर्टिस्टिक इनोवेशन और इन्वेंशंस दिखने लगी थी हमें इस पीरियड में। एक और है इलेक्ट्रिक एक्लेक्टिक अप्रोच। मतलब इस एक्लेक्टिक अप्रोच मतलब मल्टीपल जो है वो एस्पेक्ट्स या मल्टीपल जो है वो टेक्निक्स यूज की जा रही थी अब हमारी आर्ट को बनाने के लिए, पेंटिंग्स को बनाने के लिए मल्टीपल जो है वो टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा था इस दौर में। ठीक है, तो यानी मॉडर्न एरा में जो है ये थोड़ा सा एवोल्यूशन हमें देखने को मिला। और आप ये देखें तो डाइवर्स और हाईली डेवलप्ड मेथड देखे गए, साथ ही में इंडिविजुअल और यूनिक स्टाइल दिखने लगा, इंडिविजुअल और यूनिक स्टाइल दिखने लगा इस पीरियड में। तो इससे पहले क्या था कि बहुत हद तक ट्रेडिशनलिज्म और उसके अलावा जो सोसाइटल नॉर्म्स थे उनसे बंधी हुई थी पेंटिंग्स, बट अब उन बंधनों को वो तोड़ने लगी थी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे तो ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग जो थी ना मेडिवल एरा की पहचान, ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग, वो अब ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो चली थी मॉडर्न एरा में। साथ ही में बाजार स्टाइल, बाजार बेसिकली आप ये कहें तो बंगाल में डेवलप हुआ एक स्टाइल, जो आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं कालीघाट पेंटिंग से, तो ये डेवलप हुआ। और साथ ही में कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अपना एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ। तो ये दो स्टाइल्स जो है वो बन के उभरे मॉडर्न एरा में, एक बाजार कालीघाट स्टाइल और दूसरा कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसमें और चीजें बताता हूं। देखो, एक चीज है, वेस्टर्न नेचुरलिज्म और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिखने लगा अब मॉडर्न इंडियन आर्ट में। यूरोपियंस के भारत में आ जाने से उनका इन्फ्लुएंस तो दिखना ही था। यूरोपियंस जिस तरीके का नेचुरलिज्म यूज करते थे, ऑल्दो ये जहांगीर के पीरियड में भी दिखा था हमें। जहांगीर ने क्या किया कि वेस्टर्न नेचुरलिज्म को अपनाया था अपनी पेंटिंग्स में, तो वही अब तो खैर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस ही वेस्टर्न था। नेचुरलिज्म कैसे? लाइट कलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। लाइट वेस्टर्न आइडियाज़ में जब पेंटिंग बनाई जाती थी तो उसमें बहुत लाइट कलर्स का इस्तेमाल होता था। जो ब्रश स्ट्रोक था वो बहुत बारीक इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नेचुरलिज्म अब इसमें दिखने लगी थी। एक आर्टिस्ट हुए बहुत फेमस, राजा रवि वर्मा। उनकी ये पेंटिंग आप देखो, ये पेंटिंग जो है ना ये इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल का एक मिक्स दिखती है। ये जो पेंटिंग है इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल का मिक्स है, इंडियन प्लस वेस्टर्न या यूरोपियन स्टाइल आप जिससे देख सकते हो इसके अंदर मिक्स होता हुआ दिखता है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये देखो, जिस तरीके से ये पोर्ट्रेयल है ये एक यूरोपियन महिला का लगता है, लेकिन साड़ी पहने हुए दिख रही है ये। और ये उसके पीछे आप देख रहे हो बैकग्राउंड में जो इंडियन फॉरेस्ट सीन या इंडियन जो है वो लैंडस्केप नजर आ रहा है। तो इनका ब्लेंड जो है होते हुए दिखेगा आपको कहाँ? इस समय पर मॉडर्न एरा की पेंटिंग्स में, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स के अंदर। उसके अलावा अब आप ये कह लीजिए तो यहां से बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एक तरीके से डेवलप होना शुरू हुआ।
एक चीज है, अवनींद्रनाथ टैगोर का भी कंट्रीब्यूशन इसमें खास रहा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ये देखो, ये एक पेंटिंग उनके द्वारा ड्रॉ की गई है। ये है क्या? ये है भारत माता पेंटिंग। भारत माता पेंटिंग जो उन्होंने ड्रॉ की, इसके अंदर क्या दिखने लगा? ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को वो वापस ले आए, पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट को वापस ले आए। और इनकी लीडरशिप में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स डेवलप हुआ। यानी कि पुराना ट्रेडिशनलिज्म वापस आया था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जरूर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में दिखता है, लेकिन यहाँ पर वापस ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस आने लगा था और नॉस्टैल्जिक और रोमांटिक स्टाइल जो है वो डेवलप होने लगा। रिनाइजेंस और रिवाइवलिस्ट स्कूल आप इसे कहते हैं। तकरीबन 30 साल तक इसका प्रभाव रहा। इट थ्राइव फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या स्थिति हुई मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स की? तो इस समय पर इंडिपेंडेंस और ग्लोबलाइजेशन देखा गया। भारत आजाद हुआ और ग्लोबलाइजेशन दिखने लगा और इन भारत की आजादी से बहुत गहरे सिग्निफिकेंट प्रभाव पड़े और नए आर्टिस्टिक ट्रेंड्स उभर के आने लगे। वेस्टर्न मूवमेंट्स का भी असर हमारी पेंटिंग्स पर दिख रहा था। तो मॉडर्न आर्ट हमारे पेंटिंग्स में दिख रही थी। वेस्टर्न जितनी भी मूवमेंट थी, जैसे इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, पोस्ट एक्सप्रेशनिज्म, ये सब जो है हमें दिखने लगा था। और नई टेक्निक्स जो वेस्टर्न आर्ट थे वो हमारी पेंटिंग स्टाइल में भी आनी शुरू हो गई। अब कंटेम्पररी इंडियन पेंटिंग्स देखें मॉडर्न एरा की, तो टेक्निक और मेथड में थोड़ा सा शिफ्ट था, ठीक है। और पर्सनल एक्सप्रेशन जो है ना वो ज्यादा दिखाए जाने लगे थे इस दौर में। और डिस्कनेक्ट दिख रहा था आर्टिस्ट और पब्लिक के बीच में कंटेम्पररी आर्ट में। और बंगाल अगर स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं, जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, तो उसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस दिख रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ब्रिटिश टेक्निक्स और सब्जेक्ट्स को प्रेफर किया जा रहा था, मतलब ब्रिटिश एस्पेक्ट में बनाई जा रही थी, शायद क्योंकि बायर्स जो होते होंगे ना वो पेंटिंग्स के, वो ब्रिटिश जो लोग होंगे यहाँ पर, खास तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले या ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने वाले, वो उनके बायर्स थे। तो ब्रिटिश एस्पेक्ट से वो पेंटिंग्स बनाई जाने लगी थी बंगाल में, ठीक है। क्योंकि बंगाल में कलकत्ता उनका गढ़ था, तो वो ज्यादातर उस एस्पेक्ट में बन रही थी। या फिर बन रही थी बाजार स्टाइल पेंटिंग्स, जो कोलकाता में मंदिरों के आसपास, कलकत्ता में मंदिरों के आसपास जो है जो बेची जाती थी वो पेंटिंग्स थी, जिन्हें काली घाट पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब कंपनी पेंटिंग्स में यूरोसेंट्रिक आर्ट फोकस था। यूरोप की स्टाइल, यूरोपियन बॉडी स्टाइल, ये सब कुछ डिपिक्शन किया जा रहा था। और यूरोपियन लेंस से इंडियन सब्जेक्ट्स को जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा था, मतलब इंडियन चीजें दिखा रहे लेकिन यूरोपियन स्टाइल में। और उसके अलावा ट्रेडिशनल इंडियन आर्टिस्टिक स्टाइल भी इसमें, जब अवनींद्रनाथ टैगोर हैं जैसे, तो उन्होंने इसमें ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल भी डाला। ऑथेंटिक इंडियन हेरिटेज भी जो है इसमें दिखी। बंगाल स्कूल में प्रभाव अगर हम देखें तो मुगल इन्फ्लुएंस दिखता है, राजस्थानी और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, सबका इन्फ्लुएंस उसमें कुछ ना कुछ दिखता है। ऑल्दो यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी बहुत भारी उसके अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर ना इंडियन आर्ट जो है वो आपको दिखेगा कि जैसे वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है कॉलोनियल आर्टिस्टिक स्टाइल को। और फिर भी जो है वो हो क्या रहा है कि इसके अंदर एक द्वंद्व है, एक लड़ाई है, जहां पर इंडियन आर्ट ट्रेडिशनल तरीकों से उभरने की कोशिश कर रहा है, बट उसके अंदर जो है वो प्रभाव दिखाई देता है पूरे तौर पे वेस्टर्न आर्ट का भी। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स अगर हम इसकी बात करें तो थीम्स इसमें महाकाली, शिव पार्वती और कृष्णा की थीम्स जो है वो दिखाई देती है। तो इंडियन कल्चरल थीम्स इसमें दिखती हैं। अजंता पेंटिंग्स का रिदम, ग्रेस और हार्मनी, ये सब भी जो है उसमें दिखता है। और डेलिकेट और रिदमिक लाइंस का यूज दिखता है। ये रही आपके सामने एक बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। सॉफ्ट ग्रेसफुल क्वालिटी, ठीक है, दिखाई पड़ती है। और रिदमिक और विजुअली प्लेजेंट पेंटिंग्स जो है वो दिखाई पड़ती हैं। ब्यूटीफुल कलर स्कीम, देखो अट्रैक्टिव और कलर पैलेट जो है वो बड़ा सटल यूज किया गया है, जिसके अंदर बड़े अट्रैक्टिव कलर्स यूज किए गए हैं। वॉश टेक्निक यूज की गई है, ब्राइट कलर्स को अवॉइड किया गया है, वो यूरोपियन स्टाइल में होता है, ठीक है। और उसके अलावा गॉडी ह्यूज, मतलब बहुत ज्यादा चमकदार चीजों को नहीं दिखाया गया है, ठीक है। साथ ही मुगल और राजस्थानी आर्ट का इन्फ्लुएंस, वही जैसे मैंने कंटेम्प्रेरी आर्ट में बताया था, तो वही बंगाली स्कूल का भी है कि वो सब जो है ये मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी स्टाइल का इन्फ्लुएंस उस पर दिखता है। और हिस्टोरिकल, रिलीजियस और लिटरेरी थीम्स इसमें सब्जेक्ट मैटर थी। अब आ जाते हैं मॉडर्न एरा की फोक पेंटिंग्स पे।
ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग्स ये आज के दौर की पेंटिंग्स जो आज भी चलन में है उनकी हम बात करेंगे। फोक पेंटिंग्स में सबसे पहली चीज है कि फोक पेंटिंग्स को बनाया क्यों जाता है, तो इंडिजीनियस नॉलेज ट्रांसफर उसके पीछे मकसद होता है कि पुराने पीरियड की जो नॉलेज है वो आगे जमाने तक पहुंचती रहे। उस समय के सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज वो सब झलकाने के लिए जो है वो इन पेंटिंग्स को क्रिएट किया जाता है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होती हैं। तो फोक पेंटिंग्स का ये अहम किरदार होता है। साथ ही अवेलेबल मटेरियल और टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करके आर्टिस्ट जो भी आर्ट क्रिएशन करते हैं उसे फोक आर्ट कहा जाता है। ठीक है, आर्ट फॉर्म्स भारत में हमेशा इवॉल्व होती रही हैं और समय से बहुत पुराने समय से। तो अब जो फेमस फोक आर्ट है वो जो रिलेटेड टू पेंटिंग्स है उसमें एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहले जिसकी बात हम करेंगे, ये बहुत फेमस फोक आर्ट है भारत की पेंटिंग्स में, तो वो है आपकी मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स आप ये देखें तो मधुबनी पेंटिंग्स का नाम मिथिला से आता है, मिथिला से आता है, मिथिला से इसका ओरिजिन है। और ये कहते हैं कि मिथिला वो जगह है जहां पे देवी सीता का जो है वो जन्म हुआ था, तो बर्थ प्लेस ऑफ सीता माना जाता है। साथ ही इसमें महिलाओं को पेंट करके दिखाया जाता है। ठीक है, और या सॉरी महिलाएं जो हैं ये पेंटिंग किया करती थी शुरुआत में। जो कच्चे मकान होते थे ना मड के, उसकी दीवारों पे करती थी महिलाएं ऐसी। ठीक है, और साथ ही में जैसे शादी ब्याह हो गए, सेरेमोनियल फिगर्स और डिजाइन जो है वो वेडिंग के टाइम पे बनाई जाती थी, तो शादी ब्याह के मौके पर भी जो है वो साज सज्जा के लिए इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल होता। तो पहला जो पुराने मिट्टी की दीवारें बनती थी उन पर ये पेंटिंग्स की जाती थी। साथ ही में फिर शादी ब्याह के उत्सव पर भी ये पेंटिंग्स डिजाइन यूज किए जाते थे वेडिंग्स के अवसर पर। ठीक है, साज सज्जा के लिए। ठीक है, उसके अलावा मेथोडोलॉजिकल कनेक्शन आप देखें तो इसके अंदर ज्यादातर आप ये देखेंगे कि ये माना जाता है कि ये आर्ट तब से है जब से देवी सीता का विवाह श्री राम से हुआ था, तब से ये मधुबनी पेंटिंग आर्ट मौजूद है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअली ये मैप जो है ना मैंने लिया है बिहार का। ठीक है, इस बिहार के मैप में 3 रीजन्स दिख रहे हैं, एक मिथिला, भोजपुरी और मगध। ठीक है, तो मिथिला रीजन जो सबसे ज्यादा ईस्ट और की तरफ है, मिथिला रीजन, वहां ये प्रचलित आर्ट है जिसे हम मधुबनी पेंटिंग आर्ट कहते हैं। तो ये मिथिला रीजन से ताल्लुक रखती है। अब पेंटिंग लोकेशंस आप ये देखें तो ज्यादातर सेंट्रल और आउटर कोर्टयार्ड जो है के अंदर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इसके अंदर ऐसे दिखाया जाता है जैसे भगवान राम को जो है वो धनुष लिए, भगवान शिव को अपना हथियार लिए, एनिमल्स को दिखाया जाता है, डेली लाइफ के सीन्स डिपिक्ट किए जाते हैं। तो मेनली जब ये बनने लगी थी तो ये सब चीजें डिपिक्ट की जाती थी। ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाउस में भी जो पेंटिंग्स बनती थी उसमें कुल देवी की पेंटिंग जो है वो ऑफन देवी काली हुआ करती थी या काली का कोई और लोकल स्वरूप, उनको डिपिक्ट किया जाता था। दक्षिणी हिस्से में जो है वो कई और देवी देवताओं की इमेजेस हुआ करती थी। और कोबार घर यानी इनर रूम के अंदर इंटीग्रेट और वाइब्रेंट पेंटिंग्स बनाई जाती थी जिसमें जैसे कमल की छवि या फिर देवी देवताओं की इमेजेस उसके अंदर होती थी, बहुत ज्यादा बारीकी से जिस पे काम किया गया होता है। ठीक है, डिजाइन स्टाइल मधुबनी पेंटिंग्स में बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल, फिश, स्नेक्स और सन और मून, इन सब को डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ट्रेंड्स अगर देखें, क्योंकि ये आर्ट आज भी मौजूद है तो इसमें फैब्रिक का यूज होने लगा है, कपड़े का, पेपर का, और पॉट्स पर भी ये पेंटिंग की जाती है, मधुबनी स्टाइल पेंटिंग। और मटेरियल जो है ना इसके अंदर बैम्बू बैम्बू स्टिक्स और ट्विग्स का इस्तेमाल करते हैं कॉटन स्वैब्स के साथ, जिसमें थोड़ा सा कॉटन ऊपर उसके ऊपर लगाएंगे और उसको डुबोएंगे और अलग अलग शेप्स जो है उससे क्रिएट करेंगे। चावल, राइस स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल करते हैं और फाइबर का भी इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग ब्रश बनाने के लिए या पेंटिंग जो है वो गैजेट बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, अब कलर्स के तौर पे मिनरल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, फालसा और कुसुम का इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर, बिल्वा लीव्स, काजल और टर्मरिक का यूज किया जाता है। यानी बहुत देसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है रंगों को बनाने के लिए मिथिला स्टाइल में।
अब आ जाते हैं कलमकारी स्टाइल पे। कलमकारी एक चीज के हैंड पेंटेड या ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल पे ये की जाती है कलमकारी। तो ये या तो हैंड पेंटेड होती है या फिर ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल पे की जाती है। ठीक है, अब ओरिजिन कहां से है कलमकारी का, कि इसका ओरिजिन मिलता है हमें इस्फान ईरान से। ये टर्म जो है ना कलमकारी, कलम जिसमें ये जो टर्म है, कलम का मतलब होता है पेन, कलम का मतलब पेन ऑब्वियसली, कारी का मतलब क्राफ्ट्समैनशिप। तो ये टर्म आया है ईरान से, इस्फान नाम की जगह से, इस्फहान नाम की जगह से। और अब ये कलमकारी पेंटिंग पॉपुलर है आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन में मॉडर्न डे। ठीक है, और प्रोसेस इसमें नेचुरल डाइज का इस्तेमाल किया जाता है और 23 डिस्टिंक्ट स्टेप्स हैं इसमें। तो 23 अलग अलग स्टेप्स के जरिए से बनाए जाते हैं। जो डिजाइन तैयार किया जाता है वो बैम्बू और डेट पाम स्टिक से इस्तेमाल बनाया जाता है और फाइन हेयर बंडल का भी उसमें इस्तेमाल होता है। अब दो मेजर स्टाइल्स हैं कलमकारी के, भी दो सब डिविजन है, श्रीकलाहस्ती स्टाइल और दूसरा है मछलीपट्टनम स्टाइल। मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट, श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम स्टाइल में डिफरेंस क्या है? देखो, श्रीकलाहस्ती में फ्री हैंड स्केचिंग की जाती है और ऑर्गेनिक फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है और फ्लोइंग लाइंस बनाई जाती हैं। इसमें नेचर, माइथोलॉजी और फोकलोर जो है वो डिपिक्ट किया जाता है। ठीक है, और मॉडर्न डे में अब तो साड़ी के पल्लू पे इस तरीके की जो है वो डिजाइनिंग की जाती है, जिसे श्रीकलाहस्ती टाइप कहा जाता है और ये कलमकारी की एक टाइप है। दूसरा है मछलीपट्टनम में जो कला डेवलप हुई, इसकी एक सब स्टाइल। इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, डेलिब्रेट डिटेलिंग होती है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, इसे पेदाना कलमकारी भी कहा जाता है और इसमें कलमकारी जो है डाइड वेजिटेबल ब्लॉक पेंटिंग का यूज करती है। तो डाई का इस्तेमाल होता है और वेजिटेबल ब्लॉक पेंटिंग इसमें यूज की जाती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट स्टाइल हैं, श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम स्टाइल, मैंने दोनों आपको बता दिए। ठीक है, थोड़ा हाथों का इस्तेमाल जो जो कारीगरी है वो श्रीकलाहस्ती में, मछलीपट्टनम जो स्टाइल है इसके अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग और डेलिब्रेट डिटेलिंग इसके अंदर ज्यादा होती है और ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, थीम्स क्या दिखाई जाती है कलमकारी में? धार्मिक थीम्स हैं, रिलीजियस थीम्स हैं, स्क्रोल्स। अब जो ऐसे हम फोल्ड करते हैं स्क्रोल्स, ऐसी पेंटिंग जो ओपन हो जाती है स्क्रोल की तरह, तो वैसी पेंटिंग्स पर, टेम्पल हैंगिंग्स पर, मतलब दीवार जो मंदिरों की दीवारों पर लटकाने वाली हैंगिंग्स, और चैरियट बैनर्स के तौर पे इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल होता है, रथों पे लगने वाले बैनर्स के तौर पे। ठीक है, डाइटीज, देवी देवताओं को डिपिक्ट किया जाता है हिंदू एपिक से, रामायण महाभारत और पुराणों से, तो ये इसकी थीम्स रहती हैं। की फिगर अगर हम देखें तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी वो पहली चेयरपर्सन थी ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की। उन्होंने कलमकारी आर्ट को बहुत पॉपुलर बनाया। तो इसमें एक की फिगर है कमला देवी चट्टोपाध्याय, हमारे मॉडर्न एरा से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एक बहुत इंपॉर्टेंट की फिगर है। उन्होंने कलमकारी पेंटिंग्स को पॉपुलराइज किया थ्रू ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड। ठीक है, जिसकी वो पहली अध्यक्ष थी, चेयरपर्सन थी। और ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वर्ली पेंटिंग्स पे। वर्ली ऑब्वियसली महाराष्ट्र से बिलोंग करती है ये आर्ट। ठीक है, तो वर्ली कम्युनिटी है वेस्ट कोस्ट नॉर्दर्न महाराष्ट्र में रहने वाली, सह्याद्री वेस्टर्न घाट में रहने वाली। ठीक है, तो उनके द्वारा ये की जाती है पेंटिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें चौक पेंटिंग्स। कहते हैं कि ये चौक पेंटिंग्स शादीशुदा महिलाएं किया करती हैं और साथ ही में स्पेशल ओकेजन्स पे की जाती थी। ये शुरू में शादी ब्याह से शुरू जुड़ी हुई इसमें थीम्स है, फर्टिलिटी, हार्वेस्ट और न्यू सोइंग सीजन पे ये मेनली की जाती हैं। मतलब आप जब भी कोई उत्सव का मौका होता है ना वर्ली कम्युनिटी में, जैसे शादी हो या फिर जो है आप ये कह लीजिए कि फर्टिलिटी का जो आप ये कह लीजिए कि जो बच्चे हैं या छोटी बच्चियां और बच्चे जब फर्टिलिटी की एज में आते हैं तो तब हार्वेस्ट, अच्छी खेती और नया सोइंग सीजन जब आता है तो हर खुशी के उत्सव पर ये पेंटिंग्स जो है वो बनाई जाती हैं। और इसके अंदर ज्यादातर क्या है, सेंट्रल मोटिव बेसिकली आप ज्यादातर क्या देखेंगे, देवी पलघात को दिखाया जाता है जिन्हें फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में माना जाता है, और एक कॉर्न गॉडेस कंसारी, इनको डिपिक्ट किया जाता है स्मॉल स्क्वायर फ्रेम्स में। चौकोर फ्रेम्स के अंदर ये दो देवियां पलघाट और कंसारी, इनको डिपिक्ट किया जाता है और उनको हथियार पकड़े हुए, शेवरॉन्स पकड़े हुए दिखाया जाता है।
और हरियाली देव जो है, जो गॉड ऑफ प्लांट्स कहलाते हैं, उनको भी डिपिक्ट किया जाता है वैसे ही स्क्वायर पैनल्स के अंदर। ठीक है, अब और उसके अलावा क्या दिखाया जाता है वर्ली पेंटिंग्स में? डेली लाइफ के सीन्स, हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, डांसिंग सीन्स, क्योंकि वर्ली कम्युनिटी ट्राइबल है तो उस तरीके के सीन्स, और माइथोलॉजिकल एनिमल स्टोरीज दिखाई जाती हैं। अब मटेरियल क्या यूज करते हैं? देखो, चावल का आटा यूज किया जाता है बेस बनाने के लिए, या अर्थ कलर्स, मिट्टी के जो रंग है वो यूज किए जाते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। सर्कल्स, ट्राइंगल्स और स्क्वायर शेप यूज होती है इसमें। सर्कल्स जो है वो सन और मून को बनाने के लिए, ट्राइंगल्स माउंटेन और कोनिकल ट्रीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये देखो यहां पर आप देख रहे हो, ये है, इसके अंदर ना एक ब्राउन बेस है और व्हाइट चावल के आटे से पेंट किया गया है। तो इस तरीके से बनाई जाती है ये वर्ली पेंटिंग्स, बिल्कुल ट्राइबल आर्ट है। कालीघाट पेंटिंग्स, कोलकाता में ये आर्ट विकसित हुई काली मंदिरों के आसपास, या काली मंदिर के आसपास, कोलकाता के कालीघाट मंदिर के आसपास। और शुरू में तो इनका इस्तेमाल क्या होता था कि आप मंदिर अगर जा रहे हैं तो वहां से ये पेंटिंग सोवेनियर के तौर पे लेके आया करते थे श्रद्धालु, और ये एक यूनिक फोक स्टाइल बन गया धीरे धीरे। फिर ये इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इसे वैसे खरीदने लगे आम तौर पे। ये अपने बोल्ड और फ्लूइड ब्रश स्ट्रोक के लिए जाना जाता है। ठीक है, बोल्ड और फ्लूइड ब्रश स्ट्रोक के लिए जाना जाता है। उसके अलावा इसके अंदर फ्लैट वाइब्रेंट कलर्स और मिनिमल शेडिंग और डेप्थ दिखाई जाती है। मतलब डेप्थ और शेडिंग नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वाइब्रेंट यूज ऑफ कलर्स आपको दिखेगा। एक्सप्रेशंस एग्जैजरेटेड दिखाए जाते हैं इसके अंदर। ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स और डाइटीज सब इसके अंदर जो है वो डिपिक्ट किए जाते हैं। साथ ही सोशल और रिलीजियस थीम्स इसमें दिखेंगी आपको, सोशल इश्यूज, करप्शन। हाँ, एक और बड़ा है, सेटायर बहुत बड़ी चीज है जो इसमें दिखाई जाने लगती है। अब मॉडर्न डे में पॉलिटिकल ह्यूमर, या फिर सटायर, या फिर कोई ऐसी चीज जैसे हिपोक्रेसी, वुमेन राइट्स, ये सब इसके जरिए डिपिक्ट किया जाता है। कालीघाट पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन देखने को मिला है। ठीक है, जैसे कुछ पेंटिंग्स है, एक महिला की पेंटिंग जो बहुत पॉपुलर है कालीघाट पेंटिंग में, जो अपने घर के बाहर जो है वो आते जाते हुए लोगों को देख रही है अपने आंगन में खड़े होकर, वो बड़ी फेमस पेंटिंग है। उसके अलावा पेपर और नेचुरल डाइज का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल पेपर पर यूज किया जाता है, नेचुरल डाइज और पिगमेंट्स जो प्लांट्स और मिनरल्स से निकाले जाते हैं वो इसमें यूज में लिए जाते हैं। और एनिमल हेयर से ब्रश बनाया जाता है, और ब्रशेस जो है ना वो बेसिकली फ्लूडिटी जो है वो दर्शाने के लिए, और डिटेल्ड स्ट्रोक्स उसके अंदर बड़ी बारीकी से अलग अलग जो है वो उसकी जो लीव्स है वो दर्शाने के लिए मेनली इस्तेमाल की जाती हैं। पॉपुलैरिटी, कभी टेम्पल आर्ट थी, कभी मंदिरों के बाहर बिकती थी, लेकिन अब अर्बन आर्ट बन चुकी है। अब लोग उसको घरों में यूज करते हैं डेकोरेटिव पर्पजेस से। अर्बन फोक आर्ट में अब ये तब्दील हो चुकी है रिलीजियस आर्ट से। मास प्रोडक्शन, आप ये देखें कि ग्रोइंग अर्बन डिमांड्स की वजह से अब इसका मास प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है कालीघाट पेंटिंग्स का। ठीक है, अब सटारिकल थीम्स ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स के खिलाफ, कि भाई जिसमें कोई जुल्म करते हुए दिखाए जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी जिससे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, तो वो शुरू में दिखाया जाता था। तो ये सब करप्ट ऑफिशियल्स को दिखाना, ये सब सोसाइटल इश्यूज उसमें डिपिक्ट किए गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट, के क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भारत में डिक्लाइन हुई और मास प्रोडक्शन जो है ना वो इसका जो है वो कम हुआ था, तो इसकी वजह से एक डिक्लाइन भी इसने देखा। ऑल दो अब इसने रीगेन करना शुरू कर दिया पॉपुलैरिटी, तो दोबारा से रिवाइवल हुआ है मॉडर्न आर्टिस्ट और कलेक्टर्स की वजह से। बट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और मास प्रोडक्शन ये कह लो कि उस समय पर ब्रिटिश पेंटिंग्स के आ जाने से, कंपनी पेंटिंग्स के आ जाने से, तो ये लोकल स्टाइल थोड़ी देर के लिए विलुप्त हो गया था। लेकिन मॉडर्न एरा में इंडिपेंडेंस के बाद मॉडर्न आर्टिस्ट और कलेक्टर्स ने इसको रिवाइव किया दोबारा से। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस, तो इंडियन आर्ट हिस्ट्री में एक सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है क्या, आपका ये कालीघाट पेंटिंग्स, जो हमारे रिलीजियस का ट्रेडिशंस को भी दिखाता है, जिसमें गॉडेसेस की इमेजेस भी हैं। साथ ही सोसाइटी में चल रही प्रॉब्लम्स और इश्यूज सटायर्स की फॉर्म में, ह्यूमर की फॉर्म में सब कुछ डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो ये
ऐसी आर्ट है जो सोशल कमेंट्री के साथ जो है जो डिपिक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज गोंड पेंटिंग्स। अब गोंड पेंटिंग्स, गोंड ट्राइब सेंट्रल इंडिया में रहता है, जैसे स्टेट्स है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन स्टेट्स में आपको गोंड कम्युनिटी मिलेगी। गोंड का वैसे मतलब होता है द्रविडियन भाषा में हरे रंग का पर्वत, जो बेसिकली जिस पर बहुत हरियाली हो और जहां पर बहुत ज्यादा जानवर रहते हो, फॉरेस्टेड हैबिटेट हो, ठीक है, जो नेचर से जुड़ा हो, लोकल फोकलोर सॉरी लोकल फोकलोर से जुड़ा हो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से और डेली लाइफ से जुड़ा हो, तो ये सब दिखाया जाता है गोंड पेंटिंग्स में। रूट्स इसकी बहुत पुरानी है, तकरीबन 1400 साल पुरानी ये आर्ट है गोंड पेंटिंग, ठीक है। अब वॉल डेकोरेशन, होम वॉल डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोर डेकोरेशन के लिए नेचुरल कलर्स और मटेरियल्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न एरा में अब ये कैनवस और पेपर पे भी की जाने लगी है, मॉडर्न मीडियम्स पे, कैनवस और पेपर यानी मॉडर्न मीडियम्स, इन पे भी की जाने लगी है, क्योंकि जैसी जरूरत उसके हिसाब से यूज। और ग्लोबल स्टेज पे इसे पहुंचाया एक की फिगर है उससे जुड़े हुए जंगड़ सिंह श्याम ने, जिन्होंने इसको इंटरनेशनल जो है वो पहचान दिलाई है। उसके अलावा अब कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर सेंट्रिक थीम्स होती हैं इसमें गोंड पेंटिंग्स में, एनिमल, ट्रीज, बर्ड्स और रिवर्स को दिखाया जाता है। देखो जैसे इस इमेज में आप देखो, इसके अंदर बर्ड्स दिखाए गए हैं, ठीक है ना, इसमें बर्ड्स दिखाए गए हैं, कुछ में एनिमल्स दिखाए जाएंगे प्योरली ऐसे ही, लेकिन एक एक फिक्स्ड पैटर्न पे ये चलते हैं। ये जो गोंड पेंटिंग्स है ये फिक्स्ड पैटर्न पे बनती हैं, कहीं थम्स का यूज है, कहीं रिपीटेड पैटर्न्स हैं, वो इसमें जो है वो स्ट्राइकिंग चीज होती है इस पूरी पेंटिंग्स में, ठीक है। तो नेचुरल डाइज का यूज किया जाता है, उसके अलावा फ्लावर्स, ट्री बार्क और स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेचुरल कलर हो गया, मतलब आप रंग बनाने के लिए फूलों का इस्तेमाल करते हैं, जो टहनियां हैं उससे जो रंग निकलता है उसको घिसने से वो, उसके अलावा पत्थर को घिसने से जो जो उसका रंग निकलता है वो, ये सब इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल मटेरियल, ठीक है। और अब तो कैनवस और पेपर पे भी किया जाने लगा एक्रेलिक कलर्स यूज करके। तो इसमें इंपॉर्टेंट लोग कौन से? जनगढ़ सिंह श्याम, इन्होंने गोंड आर्ट को दुनिया भर में पहुंचाया। उसके बाद दुर्गाबाई व्याम, इन्होंने कम्युनिटी लाइफ और रिचुअल्स को डिपिक्ट किया अपनी पेंटिंग्स के जरिए। और भज्जू श्याम तो जाने जाते हैं कि इस तरीके की पेंटिंग्स करने वाले ऐसे इंटरनेशनल कलाकार हैं जिनको फिर पहचान मिली लंदन जंगल बुक से, ठीक है। तो वो इस गोंड आर्ट को और ज्यादा पॉपुलराइज करते क्योंकि उनकी आर्ट भी यूज की गई, उनका पेंटिंग स्टाइल यूज किया गया 2D डिजाइनिंग क्रिएट करने के लिए लंदन जंगल बुक में, ठीक है। साथ ही ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये माना जाता है कि ये जो आर्ट है इट ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून और एविल को दूर रखता है, इसके लिए भी ये आर्ट की जाती है। मतलब जहां पर आप ये पेंटिंग्स लगा देंगे तो वहां पर जो है वो बुरी ताकतें वहां नहीं आएंगी और अच्छी किस्मत जो है वो आपका साथ देगी, ठीक है। उसके अलावा स्टोरीज ऑफ क्रिएशन, लाइफ साइकिल, फेस्टिवल, माइथोलॉजिकल नैरेटिव सब वर्ली आर्ट में दिखता है। मॉडर्न ट्रांजिशन जो मैंने पहले आपको बताया, पहले वॉल्स पे की जाती थी, अब कैनवस पे, ग्रीटिंग कार्ड्स पे भी आ गई है ये हमारी आर्ट गोंड पेंटिंग्स, ठीक है। तो अब तो ग्रीटिंग कार्ड्स पे भी है। इनोवेशन, इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो आते जा रहे हैं, जहां पहले बिल्कुल नेचुरल कलर्स थे तो अब एक्रेलिक कलर्स भी आ गए, तो ये इनोवेशन इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। एस्थेटिक अपील और कल्चरल स्टोरी डिपिक्शन भी इसमें आ गया है, ठीक है। और ये वाइब्रेंट कलर्स का यूज करते हैं और मॉडर्न अडेप्टेशन इसमें जो है वो समय के साथ आती जा रही है, तो गोंड पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा अडेप्टेशन हम देख पाते हैं। नेक्स्ट इज फाड़ पेंटिंग्स। अब ये फाड़ पेंटिंग्स ओरिजिनेट हुई राजस्थान से, फाड़ पेंटिंग्स ओरिजिनेट होती हैं राजस्थान से। राजस्थान में एक कम्युनिटी है जो जानी जाती है इस चीज के लिए, जैसे आप ये कह लें कि जोशी कम्युनिटी है राजस्थान और गुजरात की, वो इसके लिए जानी जाती है। भोपा जोशी कम्युनिटी, जो ये माना जाता है कि देवर अ बैंड ऑफ स्टोरी टेलर्स, जो घूमते फिरते रहते थे और कहानियां सुनाते थे। उनके पास ये पेंटिंग होती थी, पहले पेंटिंग दिखाते और उसमें नैरेटिव आर्ट होती थी
कहानियों को समझाने के लिए उसमें कैरेक्टर्स को दिखाते, पेंटिंग्स को स्क्रोल की तरह यूज करते, ओपन करते, लोगों को दिखाते कैरेक्टर और फिर अपनी कहानी कहते। ठीक है, तो वाइब्रेंट कलर्स का यूज है, लोकल डाइटीज और फोक हीरोज को दिखाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी रूट्स जो है वो भोपा कम्युनिटी, जोशी भोपा कम्युनिटी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, और फोक डाइटीज जैसे पाबू जी की कथाएं, देवनारायण की कथाएं इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा अब तो ये क्लॉथ और कैनवस पे भी की जाने लगी है फॉर स्टोरी टेलिंग। फाड़ कम्युनिटी, फाड़ बेसिकली होता क्या, फाड़ इज अ टाइप ऑफ फोल्ड, मतलब जो जैसे हम स्क्रोल की तरह यूज करते हैं ना, तो वो फोल्ड कपड़े पर जैसे जो फोल्ड आता है उसको फाड़ कहते हैं, तो ये फाड़ पेंटिंग उसी थीम पर आधारित है। ठीक है, नैरेटिव स्टाइल, उसमें राजाओं की कहानियां हैं, देवताओं की कहानियां हैं और अलग अलग हीरोज की कहानियां हैं। बस कहानियों को डिपिक्ट करने के लिए ही ये आर्ट फॉर्म जो है वो बनाई गई। इसके अंदर रिलीजियस रिचुअल्स और देवताओं को सम्मानित करने का भी भाव रहता है। साथ ही में बैटल सीन्स, रिचुअल और टास्क करते हुए भी लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, डायनामिक फिगर्स है। कलर्स, वेजिटेबल कलर्स यूज किए जाते हैं, वेजिटेबल पिगमेंट, स्टोन और मिनरल्स इसमें भी यूज किए जाते हैं, नेचुरल कलर्स। हैंडमेड ब्रश जो है वो जैसे स्क्विरल के हेयर से खास तौर पे बनाए जाते हैं हैंडमेड ब्रश, और साथ ही में डायनामिक कंपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया था, फाड़ जो है ये आर्ट जोशी कम्युनिटी या राजस्थान की स्टोरी टेलर्स की, उनके द्वारा पॉपुलराइज हुई और नैरेटिव आर्ट है पूरी। इसके अंदर वही मैंने वो जो स्क्रोल है उसको अनरोल किया जाता है, स्टोरी बोली जाती है और साथ ही में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं ये लोग, जिससे कि उस पूरी स्टोरी को जो है सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑडियंस मिले और ज़्यादा उनको जो है वो उसका प्रभाव देखने को मिले। ठीक है, तो जहां पहले ये ट्रेडिशनल नैरेटिव स्टाइल में थी, अब उससे बदल के इसके अंदर और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो जोड़ दिए गए हैं, और इंडिया और अब्रॉड में पॉपुलर आर्ट सर्कल में इसने अब पहचान बना ली है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेंटिंग से जुड़े हुए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। देखो, पेंटिंग्स से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था शुरू में कि हम करेंगे क्या, जब पेंटिंग्स जो पूरा टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेगा। जैसे अब यूपीएससी में अगर आपसे जीएस 1 में पेंटिंग से सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए ये सवाल आपके सामने, डिस्कस द सिग्निफिकेंस and development of ancient Indian paintings with focus on their style, technique and cultural impact। तो ये ध्यान रखना, तो उसने बोला कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स विद फोकस ऑन स्टाइल, टेक्निक एंड कल्चरल इम्पैक्ट। ठीक है, पहली बात, इसी नजरिए से मैं आपको ना 2-3 तरीके का इंट्रोडक्शन बनाना बता देता हूं विद डिफरेंट थीम्स। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, देखिए, इंट्रोडक्शन आपका जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और एक्चुअली जो चीज पूछी गई है उसको प्योरली एड्रेस तो आप मेन बॉडी में ही करोगे। आपको क्लियर 3 पार्ट्स बनाने हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। और जो एक्चुअल उसने पूछा है, डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स विद फोकस ऑन स्टाइल, टेक्निक एंड कल्चरल इंपैक्ट, ये आप डिस्कशन पूरा मेन बॉडी में ही करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में यू इंट्रोड्यूस अबाउट इंडियन एंशिएंट पेंटिंग्स, लेकिन पहला कि उसमें समय के साथ क्या बदलाव आया, एवोल्यूशन ऑफ आर्ट किस तरीके से हुआ है वो आप बताएं। तो एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स में रिच और डाइवर्स आर्टिस्टिक हेरिटेज झलकती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और रॉक पेंटिंग से लेके इंट्रिकेट वॉल म्यूरल्स, और साथ ही उसके अलावा बहुत आर्टिस्टिक स्टाइल जो है वो हर सेंचुरी में बदलता रहा है। उसके अलावा इसमें धर्म, रिलीजियस डिपिक्शन भी किया जाता है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी डिपिक्ट की जाती है, डेली लाइफ के सीन्स भी डिपिक्ट करते हुए हमने देखा है। जहां हम शुरुआती भीमबेटका आर्ट पे देखे तो डेली लाइफ के सीन्स थे, हंटिंग सीन्स थे, ऐसे ही। और पेंटिंग्स विद वैल्यूएबल इंसाइट इनटू कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज में जिस तरीके की रीतियां, रिवाज और ट्रेडिशन चल रहे हैं उनका झलक हमें देखने को मिलती है। तो ये एवोल्यूशन है, जहां पहले सिर्फ डेली लाइफ के सीन्स थे, फिर धर्म केंद्र में आ गया, और फिर जो है उसके बाद फिर जो है वो कल्चर और सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस है उनको डिपिक्शन आ गया। तो ये सब जो है एवोल्यूशन समय के साथ हमने देखा है इंडियन
पेंटिंग्स में। दूसरा इंट्रोडक्शन, इसमें ना आप थीम रख सकते हैं कि कल्चरल एक्सप्रेशन, कि पेंटिंग्स मेनली कल्चर को ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो कल्चर में चाहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हों, उसके अलावा फिलोसफिकल प्रैक्टिसेस हों, सोशल आइडियाज हों, वो सब इसमें डिपिक्ट किए जाते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग्स लाइक म्यूरल पेंटिंग्स या फिर टेम्पल। तो ये बात वही है, लेकिन यहाँ अप्रोच है कि आप सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट को शो कर रहे हो और यहाँ पर कह रहे हो कि एवोल्यूशन इन आर्ट हुआ है। तो दो तरीके का इंट्रोडक्शन है। तीसरा, स्पिरिचुअल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के तीसरे इंट्रोडक्शन में आप कह रहे हो कि स्पिरिचुअल रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इन पेंटिंग्स का। ऑल्दो मैं इससे ज्यादा वाकिफ नहीं रखता, या इस वाले इंट्रोडक्शन को मैं ज्यादा जो है वो नहीं कहूंगा कि आप ये वाला बनाएं। ऑल्दो मैं ये चाहता हूं कि आप एवोल्यूशन वाला जो है ये वाला ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर हम ज्यादा चीजें कवर करते हैं। हम सोशल एस्पेक्ट भी कह रहे हैं कि सोसाइटी में जो कस्टमरी ट्रेडिशंस हैं, उसके अलावा प्रैक्टिसेस हैं, वो सब पेंटिंग्स के जरिए डिपिक्ट की जाती है। रिलीजन को भी डिपिक्ट किया जाता है, साथ ही में जो आम डे टू डे लाइफ सीन्स हैं वो भी डिपिक्ट किए जाते हैं। तो ये एक बहुत वास्ट चीजों को कवर कर रहा है ये वाला इंट्रोडक्शन। जहां हम तीसरे इंट्रोडक्शन में जाते हैं तो ये कह रहे हैं स्पिरिचुअल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ऑल्दो फर्स्ट वाले ने रिलीजियस और स्पिरिचुअल को कवर कर ही लिया। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला आप कोशिश करें कि ज्यादा इंक्लूसिव बनाएं अपने इंट्रोडक्शन को। ठीक है, अब मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी में जहां उसने क्या कह दिया था कि मेन बॉडी में सिग्निफिकेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, एक तो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बताना है और डेवलपमेंट कैसे हुआ है इंडियन एंशिएंट पेंटिंग्स में, और साथ ही विद रेफरेंस टू स्टाइल, टेक्निक और कल्चरल इंपैक्ट, ये हमने बात करनी है। तो ये अब आ जाते हैं हम मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में सबसे पहले अर्ली केव पेंटिंग्स। पहला पॉइंट, अर्ली केव पेंटिंग्स। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो थे, जो सबसे पहली जब अगर आप हमारा पहला लेक्चर देखोगे पेंटिंग्स का, उसके अंदर हमने भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स जो है वो पूरा कवर किया है। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखता है कि पहली बार इंसान ने जो है आर्टिस्टिक जो है वो एंडेवर शुरू किए, और साथ ही रिप्रेजेंटेशन किया एनिमल्स का, हंटिंग सीन्स का। तो वो पहली बार भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में हमने देखा। ठीक है, तो डेली लाइफ जो उनकी जो उसमें उन्होंने डिपिक्ट की है। उसके अलावा जो उस टाइम मटेरियल उन्होंने यूज किया, तो नेचुरल पिगमेंट जैसे ऑक्रे और हेमेटाइट ओर का इस्तेमाल किया था उन्होंने रंगों को बनाने के लिए। उसके अलावा अजंता और एलोरा केव्स, अब यहाँ पे धर्म आ गया। नेक्स्ट जो फेज था इसमें, अजंता और एलोरा केव्स में जो पेंटिंग्स मिलती हैं उसमें रिलीजन का डिपिक्शन बहुत ज्यादा दिखता है। जैसे बुद्धिस्टिक थीम्स हैं अजंता में, ठीक है, बुद्धिस्टिक थीम्स हैं, जातक कथाओं का डिपिक्शन है, और बुद्धा के समय की जो डे टू डे लाइफ स्टोरीज थी वो दिखाई गई हैं। एलोरा पेंटिंग में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन थीम्स सभी हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस को दिखाता है। तो अजंता और एलोरा केव्स रिलीजियस डिपिक्शन करती हैं। उसके बाद फिर मंदिरों में यूज की जाने वाली टेम्पल म्यूरल्स और पैलेशियल पेंटिंग्स जो थी, इसके अंदर पैलेटियल पेंटिंग्स में अब जैसे सतनिवासल वॉल पेंटिंग्स या म्यूरल्स, इसमें जैन थीम फ्रेस्को इस्तेमाल की गई है, रिलीजियस रिचुअल दिखाए गए हैं, और मतलब जो रिचुअल किस तरीके से किए जाते हैं, कस्टमरी ट्रेडिशन, सोसाइटल सोसाइटी में आते हुए बदलाव, नेचुरल ब्यूटी, वो सब सतनिवासल म्यूरल्स जो है वो डिपिक्ट करती हैं। आगे चोला पेंटिंग्स जो है वो देवी देवताओं को दिखाती हैं, और बहुत सारी कहानियां पुराणों से जो हैं वो उसके अंदर डिपिक्ट की गई हैं। तो यानी कि अब आप ये समझिए कि रिलीजियस आर्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आम जो है वो ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लोगों के जो है हैबिट्स, वो सब इसमें डिपिक्ट की जाने लगी इस फेज में। नेक्स्ट, अब दिखता क्या, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्निक और सिंबलिज्म की बात कर लेते हैं ना, हम टेक्निक और सिंबलिज्म की बात कर लेते हैं। टेक्निक और सिंबलिज्म में पहला बात है कि यूज ऑफ कलर्स जो किया जाता था वो डीप स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल मीनिंग्स के साथ था। मतलब आप कलर्स का यूज करते थे अलग अलग फिलोसफिकल आइडियाज और स्पिरिचुअल आइडियाज को पोर्ट्रे करने के लिए। तो ये एक चीज है जो इंडियन आर्ट में देखी गई है। साथ ही टेक्निक यूज की गई है फ्रेस्को और टेम्पेरा। मेन फ्रेस्को क्या है, देखो फ्रेस्को जो आर्ट है इसके अंदर हम करते क्या है कि एक बेस बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है, और
उसके ऊपर जो है वो नेचुरल पिगमेंट्स का यूज किया जाता है कलर करने के लिए। एक बेस बनाते हैं, नेचुरल पिगमेंट्स का यूज करते हैं कलर करने के लिए। दूसरा टेम्पेरा है, टेम्पेरा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि ऐसा मटेरियल कुछ जो है वो बेस में मिलाया जाता है जिससे कि वो जल्दी ड्राई हो जाए। टेम्पेरा स्टाइल क्या होता है, जैसे जैसे ग्लू, पहले ग्लू का यूज करते थे अजंता में, अगर आप पेंटिंग्स को देखेंगे तो उसका बेस बनाने के लिए ग्लू या कुछ नेचुरल ग्लूई मटेरियल उसके अंदर ऐड किया जाता था वाइट पिगमेंट, सॉरी वाइट बेस बनाने के लिए। और इसमें क्या होता, उससे क्या होता था कि वो फिर जल्दी सूखता था, और फिर उसके ऊपर वाटर बेस नेचुरल पिगमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो नेचुरल पिगमेंट्स का यूज होता था, फ्रेस्को और टेम्पेरा स्टाइल टेक्निक यूज की गई फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड वाइब्रेंसी। ये बात ध्यान रखना, टेक्निक्स ये यूज की गई थी, ठीक है। अब क्योंकि इम्पैक्ट, एक और चीज उन्होंने बोला था, इम्पैक्ट आप कोशिश करें कि इम्पैक्ट को कंक्लूजन में रखें। इम्पैक्ट इज अ थिंग जो आप कंक्लूजन में रख सकते हैं, ऑल्दो यहां पर एक पॉइंट बना के भी रख सकते थे, बट मैंने क्या किया कि उसमें लेगेसी ऑफ एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स और इम्पैक्ट को कंक्लूजन में रख दिया। तो ये अच्छा आइडिया होता है, क्योंकि वैसे भी आपको कंक्लूजन में कोई इम्पैक्ट जो है वो बताना ही होता है। तो वो यहां पे आप देखें, तो इसमें हमने क्या किया कि आर्टिस्टिक लेगेसी जो है वो इंडियन पेंटिंग्स की, वो आज भी इंडियन कल्चर और इंडियन आर्ट में दिखाई पड़ती है, मॉडर्न इंडियन आर्ट में। और टेक्निक स्टाइल थीम्स जो हैं वो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को हमेशा इंस्पायर करते रहे हैं। और ये रिच हेरिटेज है जो आज भी हमारे पास म्यूरल, फ्रेस्को और रॉक पेंटिंग्स के तौर पे मौजूद है। तो ये बेसिकली ये इम्पैक्ट है और लेगेसी है, ठीक है। उसके अलावा कल्चरल सिग्निफिकेंस, हमें कल्चरल सिग्निफिकेंस तो वही है कि हमें रिलीजियस सोसाइटल वैल्यूज जो है वो पास ऑन होती हुई दिखती है हमेशा पेंटिंग्स के जरिए। वो पुराने ट्रेडिशन, कस्टम्स, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, वो भी हम जो है वो पास ऑन करते हैं टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट कंक्लूजन्स बना सकते हैं, पर कोशिश ये करो कि इम्पैक्ट जो है वो हमेशा आप कंक्लूजन में जाके शो करें। तो इस तरीके से आप अपनी अप्रोच रख सकते हैं। तो मैंने दो तरीके के आपको कंक्लूजन भी बता दिए। अब आपके लिए क्या है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। आपको करना क्या है कि आपको हाईलाइट द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्टाइल्स इन इंडियन पेंटिंग्स एंड इलस्ट्रेट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द पीरियड, ठीक है। हाउ दिस स्टाइल्स एम्बॉडीड द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द पीरियड। सवाल देख लो, हाईलाइट द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्टाइल्स इन एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चोला पेंटिंग्स ले लोगे, ठीक है, पाला पेंटिंग्स ले लोगे, उसके अलावा उसके बादामी के पेंटिंग्स ले लोगे, ठीक है। तो वो सब आपने जो है वो अपने इस आंसर में इनकलकेट करना है, ठीक है, जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात हो रही है एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स की। तो एंशिएंट एरा की आप स्टार्ट कर सकते हैं केव पेंटिंग से, भीमबेटका पेंटिंग से, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप जो है वो रीजनल स्टाइल्स उसमें जो है वो बताएं कि क्या क्या हुए, और साथ ही में उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी है, क्या क्या उनके अंदर डिफरेंसेस है, वो भी आपको हाईलाइट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करें, तो आपको ये आंसर जो है वो 250 वर्ड्स में करना है और 15 मार्क्स में, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और ये जो आपको इसका आप आंसर जब कर लेंगे, आप हमारी टीम को ये सबमिट करें, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने करना क्या है कि आपने अपने इन आंसर्स को नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर सबमिट करने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो आपके सामने, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। हाईलाइट द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्टाइल्स इन एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स, खासतौर पे सिर्फ एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स पर ही ध्यान देना आपने, ठीक है। और illustrate how these styles embodied in cultural diversity of the period। कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे दिखाता है कि कैसे दे वर डिफरेंट, और हाउ मच डाइवर्सिटी वाज देयर। तो वो आपने अपने आंसर के जरिए जो है वो बताना है, ठीक है। वही अप्रोच रखें जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, जो पिछला क्वेश्चन, उसी तरीके से आप इसको जो है अपना आंसर करें और हमें सेंड करें। हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी और आपको रिवर्ट बैक करेगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।